नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी और बिहार सचिवालय के लिए टॉप 10,000 एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य को। इससे पहले कुल 22 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसका कि सेपरेट पीडीएफ जो है, सेपरेट वीडियो का जो सेट है वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दिया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक ही चीज़ों को हम लोग कई बार रिपीट करते हैं, जिससे चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती है। पहले से पढ़ी हुई चीज़ जो है रिवाइज हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि ऐसे याद करा दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गुप्त साम्राज्य। हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ में आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये ऐप ऐसा है कि थोड़ा सा रेड कलर को जो है हल्का कर देता है। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंटेंट में आपको दम जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम, अमरकोश, मृच्छकटिकम जैसी प्रमुख पुस्तकें किस काल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम, अमरकोश, मृच्छकटिकम जैसी पुस्तकें जो है ये संबंधित है गुप्त काल से। मृच्छकटिकम ध्यान रखिएगा शूद्रक ने लिखा था। बात करें चरक की, तो चरक देखिए कनिष्क के दरबार में रहते थे। सवाल आपसे पूछ लेगा कि चरक किसके दरबारी थे, तो ध्यान रखिए कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे और चरक ने जो है चरक संहिता लिखा था। ध्यान रखिएगा, चरक संहिता किसने लिखा था? चरक ने। और चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन किसे कहते हैं हम लोग? चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह प्रश्न तो एकदम कई दफ़ा पूछा गया है, कॉमन हो गया है, एकदम आप कह लीजिए घिना गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इस बार बेहदरुगा में भी पूछा गया था। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो देखिए इसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। सवाल आपसे पूछ सकता है निम्न में से विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। जवाब होगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, इसको बनवाया था और ये वर्तमान में कुतुब मीनार के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि महरौली का आयरन पिलर जो है किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो देखिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और ये कहा था वी.ए. स्मिथ ने। किसने कहा था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी.ए. स्मिथ। इसके अलावा देखिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। सवाल आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिए समुद्रगुप्त ने। सवाल आपसे यह भी पूछ लेगा कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त का, तो देखिए समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसे इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। और इस लेख को लिखा किसने था? हरिसेन ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा था? हरिसेन ने। अब बात करेंगे कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने। नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल देखिए क्या है। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए ये जो कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो लेखक हैं ये हैं कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास।
विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। कविराज, समुद्रगुप्त। बात करें कालिदास की तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके अलावा देखिए कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्या, मालविकाग्निमित्रम जैसे प्रमुख नाटकों की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्या, मालविकाग्निमित्रम। बात कर लें मुद्रा राक्षस की तो देखिए इसको लिखा था विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। अगला सवाल है कि चीनी यात्री फाहियान किस शताब्दी में भारत आया था? तो ध्यान रखिए ये चौथी शताब्दी में 399 ईसा पूर्व में भारत आया था। और किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट कहता है कि गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? ध्यान रखिए गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। आगे कहता है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका लिखा है वराहमिहिर ने, ध्यान रखिएगा। वराहमिहिर ने ही बृहद संहिता भी लिखा था। और इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और दोनों जो हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अर्थात पृथ्वी चंद्रमा दोनों सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो ये बताया था वराहमिहिर ने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। बात करें आर्यभट्ट की तो इन्होंने लिखा है आर्यभट्टियम। इसके अलावा इन्होंने सूर्य सिद्धांतिका भी लिखा, सूर्य का सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया किसके बारे में? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के बारे में। दुनिया में जितनी भी खोजें हुई हैं ये हमारे देश से ही हुई हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने लिखित रूप में नहीं रखा और इसका क्रेडिट अंग्रेज नाम वाले ले गए। बाकी एक से एक धुरंधर जो हैं अपने देश के ही हैं। कहता है कि आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर किस काल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर गुप्त काल से संबंधित हैं। आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका लिखा था और इन्होंने ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन के बारे में बताया। बात करें वराहमिहिर की तो इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा था, बृहद संहिता लिखा और बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और ये दोनों सूर्य के चारों ओर घूमता है। अगला सवाल कि नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए मृच्छकटिकम को लिखा है शूद्रक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर हमसे पूछे तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये कहा था V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का एक फेमस अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था हरिसेन ने। ध्यान रखिए। बात करें स्कंदगुप्त की तो स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ध्यान रखिए हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। ध्यान रखिएगा ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है क्या कि हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया था। बात करें पुलकेशन द्वितीय की तो ये चालुक्य शासक था, लेकिन देखिए इसको भी पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था। और नरसिंह वर्मन ने जब पुलकेशन द्वितीय को हराया उसके पश्चात वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन ने जो है महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना है इसको। ध्यान रखिएगा सवाल पूछ लेगा कि महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण, जिसे 7 पगोड़ा भी कहते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? जवाब हमारा होगा नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन जैसे हमारे दिमाग में आए तो 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या? इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कब की थी? जब पुलकेशन द्वितीय को हराया। कहता है
कि शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि किसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शशांक ने। आगे कहता है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों को किसके संरक्षण के तहत बनाया गया था? तो महाबलीपुरम में जो हमारा रॉक कट मंदिर है ये पल्लवों के संरक्षण में बनवाया गया था, पल्लव शासक। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हराया था और पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ध्यान रखना इस तरह से। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की और नरसिंह वर्मन ने ही महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र किसने लिखा था? ध्यान रखिए, ये लिखा है बाण भट्ट ने। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्य, मालविकाग्निमित्रम, ये सब लिखा है कालिदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हुएनसांग को हर्ष के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये कैसे याद रखेंगे? ह से हुएनसांग, ह से हर्ष, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसको भेजा किसने? तो ताई शुंग ने भेजा था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबार में हुएनसांग को ताई शुंग ने भेजा था। बात कर लें फाहियान की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन जो है ये महायान शाखा से संबंधित है। इसी के काल में हुएनसांग आया था और भेजा था इसको ताई शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? तो गुप्तोत्तर काल में नालंदा काफ़ी फेमस हुआ था, जो कि कुमार गुप्त ने बनवाया था और इसे नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को लिखा गया है। क्लियर है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन वी.ए. स्मिथ ने कहा था। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। कहता है कि अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत का विद्वान और लेखक था। तो ध्यान रखिए, हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ये देखिए महायान शाखा से संबंधित है, हीनयान महायान बौद्ध से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, अंतिम बौद्ध राजा जो कि एक महान संस्कृत का विद्वान और लेखक था, यह था हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पर हर्षचरित्र लिखा है किसने? बाण भट्ट ने। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन ने भी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदा लिखा था। ध्यान रखिए, पूछा हुआ सवाल है बहुत बार। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रियदर्शिका, नागानंदा, रत्नावली, इनमें से कोई एक देके पूछ लेगा किसने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन ने। बात करें बिंबिसार की, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। और भारतीय जो हैं चिकित्सा के जनक भी चरक कहे जाते हैं। अगला है किस गुप्त राजा ने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ध्यान रखिए, हूनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। लेकिन हूनों का पहली बार आक्रमण अगर हमसे पूछ ले तो ध्यान रखना है वो हुआ था कुमार गुप्त के काल में। कुमार गुप्त से क्या याद आपको आता है? नालंदा विश्वविद्यालय। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ध्यान रखना है। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्का जो जारी किया गया था ये किसका था? तो ध्यान रखिए, ये सोने का सिक्का था और पहली बार हिंद यूनानियों ने सिक्का जो है सोने का जारी किया था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो ध्यान रखिए, दिनार कहते थे, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वराहमिहिर थे। तो ध्यान रखिए, ये खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री।
वराहमिहिर ने ही जो है पंच सिद्धांतिका लिखा था, बृहत संहिता लिखा, बताया सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा जाता है। ध्यान रखिए, लिच्छवी दोहित्र, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि वी स्मिथ ने कहा था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्ष की पहली राजधानी कहाँ थी, तो ये थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर है, हरियाणा में। थानेश्वर के बाद हर्ष ने कन्नौज में राजधानी को बनाया था, कन्नौज में, ध्यान रखिएगा। हर्ष का जो दरबारी कवि था, इसने हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। इसके अलावा इसने देखिए नागानंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, 3 पुस्तकों की रचना हर्ष ने खुद की थी और इसी के काल में ह्वेनसांग आया था। कनिष्क की बिना सर वाली मूर्ति ये मथुरा कला से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है कि कनिष्क की बिना सर वाली मूर्ति किस कला से संबंधित है, मथुरा कला। अगला सवाल है कि पहला हून आक्रमण कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 458 ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी में हुआ था, कुमारगुप्त के काल में। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था और हूनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो ये था बाणभट्ट और इसने हर्ष चरित्र लिखा था। ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं हर्ष की, तो ध्यान रखिए एहोल अभिलेख, इसमें लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ध्यान रखिएगा, बात करें एहोल अभिलेख की, तो इसे लिखा है रवि कीर्ति ने। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को भी जो है नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था और वातापी कोंड की उपाधि ली थी। बात करें नरसिंह वर्मन का, तो इसने महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिर का निर्माण कराया था। पंचतंत्र, ध्यान रखिए विष्णु शर्मा की पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखा है। अगला सवाल है कि गुप्त राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आसान सवाल है, ध्यान रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के काल में फाहियान आया था। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। कुमारगुप्त के काल में ही पहली बार हून आक्रमण हुए थे 458 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये है अपना गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। देखिए कहता है दशमलव अंक प्रणाली जिसमें शून्य की अवधारणा शामिल है, इसका आविष्कार किस काल में हुआ था, तो ध्यान रखिए इसका आविष्कार हुआ है गुप्त काल में। क्लियर है, गुप्त काल में इसका आविष्कार हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिए। 1 से 9 तक आर्यभट्ट की खोज थी और 0 की खोज अज्ञात भारतीय ने की है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आपको आर्यभट्ट मिल जाए ऑप्शन में तो टिका दीजिएगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए ऐसे तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा। इनकी पत्नी लिच्छवी थी और पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे कि भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्लियर है, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। कुमारगुप्त की बात करें तो देखिए ये हून आक्रमण के कारण मारा गया। पहली बार हून आक्रमण इसी के काल में हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 458 में ईसा पूर्व में जो है हून आक्रमण हुआ था, लेकिन हूनों को बुरी तरीके से पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। बात करें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो ध्यान रखिए हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उसमें वर्णन है। कविराज कहते हैं, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए से दिखाया गया है। अगला सवाल, सम्राट हर्ष के दक्षिणामार्गी मार्च को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था। तो हर्षवर्धन का जो दक्षिण की तरफ और विस्तार हो रहा था, इसे रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ध्यान रखिए, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है एहोल अभिलेख से और इसे लिखा था रवि कीर्ति ने।
लेकिन ये ढेर होशियार बन रहा था पुलकेशिन द्वितीय, इसको भी हरा दिया पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन ने इसको हरा के वातापी कोंड की उपाधि धारण की और महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिए ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको ध्यान रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, फाहियान के शासनकाल में आया था। कालिदास की बात करें तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। कहता है कि हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजित करवाया था, तो ध्यान रखिए हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इस सम्मेलन में हर्षवर्धन ने अपनी ख्याति लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए इसकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण में इसकी राजधानी थी और इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ध्यान रखिए। अगला सवाल कि किस गुप्त राजा ने मेघवर्मा को श्रीलंका के राजा, जो कि श्रीलंका के राजा थे, उनको बोधगया में मंदिर बनवाने की अनुमति दी थी, तो ये गुप्त राजा था समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त। बात करें समुद्रगुप्त को तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, कविराज की उपाधि धारण की थी, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित है, हरिसेन ने लिखा था। आगे देखते हैं। कहता है कि किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ध्यान रखिए अश्वमेध यज्ञ करने वाला गुप्त शासक है समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। वी ए स्मिथ ने कहा था, कविराज की उपाधि धारण की थी, प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है इससे संबंधित है, हरिसेन ने लिखा था। अगला सवाल है कि मृच्छकटिका का लेखक कौन है, तो ये है शूद्रक। मृच्छकटिका शूद्रक। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा था, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कादम्बरी हर्षचरित ने लिखा था। ध्यान रखिएगा कादम्बरी और हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई है गुप्त काल से। ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल के गुफा चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण हैं, इन्हीं में से एक है अजंता की गुफा की पेंटिंग, इसका दूसरा उदाहरण क्या है, तो ध्यान रखिए ये है दूसरा बाघ गुफा, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बात करें अजंता की तो देखिए महाराष्ट्र में है अजंता गुफाएं। एलोरा गुफा राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा एलोरा गुफा किसने बनवाया, राष्ट्रकूटों ने। कुल 34 गुफा है, जिसमें 12 बुद्ध, 17 हिंदू, 5 जैन धर्म से संबंधित है। सवाल पूछता है कि एलोरा गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो ध्यान रखिएगा तीनों से है। नेक्स्ट कि गुप्त काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, ध्यान रखिए गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहते थे, रुपया का, और दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता था। एक पेज पहले ही कवर कर दिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया गुप्त काल। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 2 मिनट का समय लीजिए और एक बार इसको शेयर कर दीजिए अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लगा या आप कुछ करना चाहते हैं तो इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।